आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई होप एकदम मस्त होंगे। और हम आ गए हैं एक बार फिर लेकर मनी मैनेजर। यहाँ होती है बात आपकी जेब की, खर्चों की, सेविंग्स की। और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। रूस यूक्रेन वॉर को छिड़े हुए 2 वीक से ज्यादा हो गए। यूक्रेन में तो जो तबाही मची है वो है ही, लेकिन दुनिया बहुत परेशान है। मनी मैनेजर के एक एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे दुनिया भर में कहीं भी जंग हो, लेकिन भुगतना हमारी आपकी जेब को ही है। अब देखिए, खबर आ गई है कि इस युद्ध से भारतीय करेंसी रुपया जो है उस पर बुरा असर पड़ा है। वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है। तो शायद आपके दिमाग में सवाल उठा हो कि भाई, लड़ तो कोई और रहा है तो रुपया हमारा कमजोर क्यों होगा। तो हमने सोचा इस बार गिरते रुपये पर भी बात कर ली जाए कि क्यों रुपया गिरने के इतने सारे बहाने ढूंढता है। दुनिया भर में कहीं भी कोई भी क्राइसिस हो जाए वो उसे अपना मान लेता है। हमारे साथ आज हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली। वो हमें समझाएंगे रुपये की इस गुत्थी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। आपने बात करी गिरते रुपए की, तो गिरते रुपए की बात उठाई है, इस तरीके से मैं देखता हूँ। गिरते रुपये की बात उठाई है, हाँ ये ठीक है। तो सर शुरू करते हैं मनी मैनेजर का एपिसोड, लेकिन उससे पहले बिजनेस हेडलाइंस ऑफ द वीक, उस पर आपके कमेंट ले लेता हूँ जी। फरवरी महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 19,705 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और फरवरी लगातार 12वां महीना है सर जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ता गया। वो भी तब जब बाजार इतना वॉलेटाइल है, इतनी अस्थिरताएं हमने देखी, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है और भी कई कारण हैं। तो क्या कारण है सर कि लगातार इतना इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं? देखिए, हम जब शेयर मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि आपका सवाल सीधा सीधा शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो बहुत नाइंसाफी होगी अगर हम शेयर मार्केट के इस सवाल में जिक्र ना करें। जो लोग शेयर मार्केट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, तो जब शेयर मार्केट बंद हो जाता है दोपहर के टाइम और शाम के टाइम आंकड़े निकल के आते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के वगैरह वगैरह, उसमें 2 फिगर्स निकल के आती हैं। एक फिगर होती है FIIs, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, हिंदी में उनको विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। दूसरी फिगर निकल के आती है DIIs, घरेलू संस्थागत निवेशक, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है DIIs, ये आपका सवाल सीधा सीधा उससे सरोकार रखता है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले अक्टूबर नवंबर से लगातार बिकवाली बनी हुई है, और पिछले 1-2 दिन में तो हमने देखा शुक्रवार और सोमवार को कि $1-1 बिलियन रोज के हिसाब से इन्होंने माल बेचा है। लोग सोचते हैं कितना इन्होंने यहाँ शेयर्स ले रखे हैं, खत्म ही नहीं होने में आ रहे, रोज बेचते हैं। और उसके ऑपोजिट जो DIIs है वो निरंतर खरीदार बने हुए हैं। और अगर मैं एक बात आज रेडियो आज तक के जो लोग शेयर मार्केट से ताल्लुक रखते हैं उनको बताना चाहूं कि अगर ये DIIs, मतलब ये म्यूचुअल फंड्स, अगर ये ना खरीदारी कर रहे होते, मतलब उन FIIs की बिकवाली को ये अपनी खरीदारी से न्यूट्रलाइज ना कर रहे होते, तो आज शेयर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा चुका होता। तो ये निरंतर जो पैसा म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स लगाते हैं म्यूचुअल फंड में AMC से, वो पैसा म्यूचुअल फंड आगे लगाता है। और यही कारण है कि हमें इतने रिकॉर्ड परचेज दिखाई दे। और इसके अगर हम कारण देखना चाहें तो 2-3 कारण है। एक तो बहुत पॉपुलर जो आजकल इन्वेस्टमेंट का एक मेथड है जिसको हम SIP कहते हैं, ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें जो लोग निवेश करते हैं वो जानते होंगे, आप हर महीने, कुछ लोग हर हफ्ते, कुछ लोग हर दूसरे महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में कटता रहता है जी। वो पैसा शेयर मार्केट में लगता रहता है। तो ये SIP के जरिए पैसा लोग लगा रहे हैं। दूसरा, वैल्यूएशन, अब क्योंकि मार्केट नीचे आई है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है, तो म्यूचुअल फंड्स को लगता है कि जब गिर रहा हो तो हमें खरीदना चाहिए। एक थ्योरी ये भी कहती है कि गिर रहा हो तो हमें खरीदना चाहिए, तो ये लोग खरीदते हैं। दूसरा, बैंक की FD के रेट्स, नितिन, हम देखें कि बैंक की FD के रेट्स इतने नीचे आ गए हैं कि लोगों को लगता है यार बैंक में अब पैसा रखना तो बिल्कुल बेकार की बात है।
हाँ, तो ये मतलब भी एक इसलिए लोग अब ऑप्शंस ढूंढते हैं उसके। जी जी जी। और आखिरी, अगर मैं, आप मुझे इजाजत दें तो आखिरी जी। रीजन बताऊं कि लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है वो लंबी अवधि के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो म्यूचुअल फंड एक सेफ जरिया है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 3 साल 5 साल के लिए लगाना है, तो लोग धीरे धीरे करके वहां पैसा लगाते जाते हैं। वो पैसा निरंतर आ रहा है, लोगों की सैलरी आती है, उसमें से पैसा कट जाता है और वो सीधा का सीधा यहाँ लगता है। इस वजह से हमको, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में ये रिकॉर्ड नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी हेडलाइन है सर कि मार्च में कई कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। एलआईसी तो आ ही रहा है, इसके अलावा जी एनएससी का भी आएगा, 10,000 करोड़ का हो सकता है ये। ओयो रूम्स का आईपीओ आना है, बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया का भी आएगा, जी गो एयरलाइंस का भी आ रहा है। जी। तो और क्या जोड़ेंगे आप इसमें? देखिए, आईपीओस का सिलसिला तो पिछले, अगर हम जब से पैंडेमिक आया और मार्केट मार्च 2020 में गिरी थी, और उसके बाद मार्केट ने लगातार, अगर हम पीछे का 1-2 महीने छोड़ दें, जब से रशिया यूक्रेन की क्राइसिस हुई या जब से कोरोना की आखिरी वेव आई थी, तो लगातार मार्केट ऊपर रही है। जब मार्केट ऊपर रहती है तो आईपीओ, जो कंपनी को कैपिटल मार्केट से निवेश जुटाना है, उनकी निरंतर क्यू बन जाती है। वो, आप, इतने आईपीओ आए हैं पीछे, और भी कई लाइन पे हैं, बल्कि कुछ एक ने अपना थोड़ा आगे पीछे भी किया है उसकी वजह से। और देखिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी कई बार आईपीओ को डरा भी देती है। हमने देखा कि एलआईसी का जो आईपीओ था वो मार्च में आना था, और सरकार में विचार विमर्श चलने लगा कि क्या इसको टाल दिया जाए, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया था, इतनी ज्यादा मूवमेंट आ रही थी, कुछ पता नहीं लग रहा था कहां जाके ये रुकेगा। तो उसकी वजह से कई बार टल भी जाता है। पर पिछले आईपीओ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे लग रहा है कोई कोई आईपीओ तो 200 300 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो रिस्पांस देखते हुए कंपनीज को इंस्पिरेशन बन रही है कि हम भी अपना लेके आए। और मार्केट से निवेश करना, आपको पता है कि सबसे सस्ता अगर पैसा रेस करने का जरिया है तो वो शेयर मार्केट है, क्योंकि आपकी कोई बंदगी नहीं होती कि आपने इतने % रिटर्न देना है। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दीजिए, नहीं हुआ तो नहीं दीजिए, दूसरे साल तीसरे साल दीजिए, मत दीजिए। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कंपनी के पास मार्केट से पैसा रेस करने में। तो बहुत सारे आपने जो नाम गिनवाए, बिल्कुल रुचि सोया है और गोयर का भी है, का भी है, बिल्कुल ठीक है। और सबका आईपीओ का बाप मैं मान रहा हूँ, 60-65 हजार करोड़ का, वो एलआईसी का है। आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। पिछला बड़ा आईपीओ पेटीएम का आया था, 18,300 करोड़ रुपए का, मुझे याद है। उससे भी करीब करीब ये 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा आईपीओ है। तो हमें बिल्कुल पूरी उम्मीद है। मुझे लग रहा है जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगी, जब हमें ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे कुछ कहीं सोल्यूशन निकलता दिखेगा, उसके बाद मुझे लग रहा है मार्केट स्टेबलाइज होगी। और अगर मार्केट स्टेबलाइज होगी तो आपको आईपीओ की फिर कतार देखेगी। परंतु अभी, परंतु बहुत जरूरी है, अगर मार्केट वॉलेटाइल रहती है और मार्केट इसी प्रकार एक पिंग पोंग या योयो की तरह ऊपर नीचे जाती रहती है, तो फिर हो सकता है आपको आईपीओ थोड़े पोस्टपोन होते भी दिखाई देंगे। तो नजर रखिएगा इन आईपीओस पर। और क्योंकि आजकल जो मार्केट जिस तरह से चल रहा है, बिल्कुल आते आते कई आईपीओ ठिठक भी गए हैं। तीसरी हेडलाइन है सर कि कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ गए इस हफ्ते, $110 प्रति बैरल के पार चला गया। रूस यूक्रेन युद्ध को इस महंगाई का कारण बताया जा रहा है। और अब तो रूस की गैस पर अमेरिका ने बैन भी लगाया है, तो उससे गैस भी महंगी हो गई है। भारत पर भी इसका असर हुआ, परसों चुनाव के नतीजे आए, तो अब हमारे यहाँ भी कुछ चीजें जो अब तक महंगी नहीं हो रही थी, कयास लगाए जा रहे हैं अब महंगी होंगी। तो कितना तैयार रहना चाहिए हम इस महंगाई के लिए, या फिर राहत होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपने घर में जितनी बेल्ट है वो कस लेनी चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है बिल्कुल हिट करने वाली है। अभी इलेक्शन के रिजल्ट हमने देखा कि आए हैं, और मुझे लग रहा है एक अंग्रेजी में कहावत होती है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको 1-2-3-4 दिन में, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो हमको पेट्रोल और डीजल बेचती हैं, उन लोगों के यहाँ पहले ही अंडर रिकवरी देखने को मिल रही है। उनके मुनाफे पर पहले ही डेंट लग चुका है। और एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का पीछे बयान आया था कि 18 रुपए की अंडर रिकवरी हो गई है साहब, 6 रुपए आप घाकों से लेंगे, 12 रुपए हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। मेरे अपने अनुमान से अगर $110 के आसपास घूम रहा है, तो करीब करीब 20-25 रुपए का हिट ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब तक ले चुकी होंगी। तो अब देखते हैं हमारी आपकी जेब से इसमें से कितना जाएगा, कितना सरकार अपनी जेब से देगी, और कितना ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगी। ये तो समय बताएगा। पर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑयल की वजह से महंगाई, जो कि पहले ही 6% से ऊपर है हमारी सीपीआई, वो आपको और बढ़ती दिखाई देगी। तो हमारी सलाह तो यही है। मैं तो, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं तो उनको सलाह देता हूँ, साहब अपने जो गैर जरूरत के खर्चे हैं उनको थोड़ा सा अभी टालिए, उनको रोक के रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उस महंगाई की वजह से आपका बजट घर का ऊपर नीचे होता दिखाई दे। तो ऐसे में कुछ पैसा बचा के रखिए, जो कि आपको कुशन करके रखें उस महंगाई से लड़ने के लिए।
ठीक बात है। और अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि इंडियन करेंसी रुपया। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा शरद जी कि करेंसी जो है वो क्या है, यानी किसी देश की करेंसी को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में किन किन चीजों के सिंबल के तौर पर हमें देखना चाहिए। देखिए, करेंसी किसी देश की जब हम करेंसी कहते हैं तो वहां पर जो जो पैसा सर्कुलेट होता है, अगर हम उसको हिंदी में लें, मुझे लग रहा है इसका हिंदी का शब्द लोग और आसानी से समझ पाएंगे, हालांकि करेंसी भी उतना ही समझते हैं, कि जो पैसा जिसके माध्यम से आप किसी भी गुड या किसी सर्विसेज को आप खरीद बेच सकते हैं, आपस में आप किसी वैल्यू की डील कर सकते हैं। अगर नितिन इसको और आसानी से समझना हो तो मुझे लग रहा है सबसे आसान तरीका इसका समझने का ये है कि जब करेंसी नहीं थी तो कैसे लेते थे। मुझे मान लीजिए एक ब्रेड खरीदनी है, और तब तो खैर ब्रेड भी नहीं थी, पर मान लीजिए मुझे 1 किलो गेहूं खरीदना है, तो मैं क्या करता था, उसको मेरे यहाँ आलू उगता था, मैं 2 किलो आलू दे आता था, वो बदले में मुझे उससे कहता था, वो मुझे 1 किलो गेहूं दे देता था, अब मुझे कुछ और। तो इस तरीके इसको बार्टर सिस्टम कहते थे जब करेंसी नहीं होती थी। तो करेंसी के आने से एक वैल्यू आपके हाथ में आ गई, जिसको आप कमाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, आपकी कमाई की वैल्यू है, आप जो गुड्स खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू है, सर्विसेज ले रहे हैं उसकी वैल्यू है। इस सब का जो एक मापदंड है, सेंट्रल बैंक उस देश का उसको कंट्रोल करता है, इस सब के मापदंड को करेंसी कहा जाता है। सो इट इज बेसिकली अ वैल्यू विच यू पुट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में आप अदला लेन देन भी करना होता है किसी से, तो करेंसी तो साहब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वाकई करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर करेंसी जो है किसी देश की और क्या क्या सिंबलाइज करती है? देखिए, करेंसी जो देश को सिंबलाइज करती है, एक तो उस देश की वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती है कि वो देश, अगर हम किसी देश को इकोनॉमिक सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर, या उसकी आर्थिक स्टैंडिंग अगर मैं कहूं, उसकी आर्थिक दृष्टि से वो कहाँ खड़ा है, तो वो उसकी करेंसी उसको बताती है। क्योंकि अब दुनिया की सबसे महंगी करेंसी मैं लूं तो एक छोटा सा देश है खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में, उसको कुवैत बोलते हैं। अब कुवैत में कुवैती दिनार है, वहां की करेंसी अगर भारतीय रुपयों से ले तो एक कुवैती दिनार में 300 रुपए से भी ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी करेंसी है। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, वहां पर बोलते हैं वो, उसमें आप 100 रुपए से ज्यादा के 1 पाउंड में पैसे आ जाते हैं। तो हम वहां जाके जब खर्च करते हैं तो हमारा रुपया तो बहुत छोटा नजर आता है। हालांकि देखिए, जो लोग, एक मैं बहुत स्पष्ट जो करना चाहूंगा नितिन यहाँ पर सभी श्रोताओं को, कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा 1 रुपया तो अमेरिका का $1, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब जो चीज मैं यहाँ 100 रुपए में खरीद रहा हूँ वो वहां पर $100 में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो करेंसी की जो आपस में वैल्यू होती है वो तय होती है कि कितना सामान वहां का 1 यूनिट और यहाँ का 1 यूनिट खरीद सकता है, इसके आधार पर उसकी वैल्यू तय होती है। पर अगर आपके क्वेश्चन पे मैं वापस आऊं तो देश की आर्थिक हालत को जतलाता है, देश की इकोनॉमिक मसल जो होती है उसको जतलाता है, देश में उस देश की कितना रुतबा है आर्थिक जगत में, करेंसी ये भी जतलाती है। और उस देश के नागरिक कितना अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, ये भी करेंसी कुछ हद तक बताती है। तो ये कुल मिला के करेंसी ये रिप्रेजेंट करती है। और बाकी देखने में कुछ जगह की तो करेंसी देखने में बड़ी सुंदर होती है। अब तो भारत के भी रंग बिरंगे नोट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज है, कहीं दिनार चलता है, आप कुवैती दिनार है, कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं स्टर्लिंग है, कहीं यूरो है, और हमारे यहाँ रुपया है। तो ये दुनिया भर की जो करेंसीज हैं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे आपस में एक दूसरे के साथ ही कम्युनिकेट करती हैं? देखिए, एक दूसरे की करेंसी करती हैं, एक करेंसी एक्सचेंज बना हुआ है नितिन, अगर लोग समझना चाहें। जैसे शेयर मार्केट का शेयर एक्सचेंज होता है जी, जिसको आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जैसे हमारे देश में एक्सचेंज। तो वहां पर क्या होता है, सारी कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। ऐसे ही एक डिसेंट्रलाइज्ड, और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर एक्सचेंज है तो वो करेंसी एक्सचेंज है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, यहाँ पर सारी दुनिया की करेंसी ट्रेड की जाती है। मतलब आप करेंसी में, आपको हैरानी होगी सुन के, लोग करेंसी में निवेश भी करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने $100 खरीद के रख लिए और 6 महीने के लिए अपने पास रखा रहा, फिर जब डॉलर मजबूत हो गया तो मैंने बेच दिया, उससे कुछ मुनाफा कमाया। तो इस एक्सचेंज में ये करेंसीज आपस में ट्रेड की जाती है। अब कैसे ट्रेड होती हैं, इनको आपस में इनकी वैल्यू मापी जाती है। तो इसको हम एक टर्म यूज करते हैं, बास्केट ऑफ करेंसीज। इस बास्केट ऑफ करेंसीज में मेन जो करेंसीज आती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डॉलर होता है, इसमें पाउंड होता है, ब्रिटिश पाउंड, इसमें यूरो होता है, इसमें येन होता है, और इसमें युआन होता है, चाइनीज करेंसी अब पहले से बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है। तो कुल मिला के ये 5-6 करेंसीज मेन है जिनको बास्केट ऑफ करेंसीज बोला जाता है। तो इन बास्केट ऑफ करेंसीज की वैल्यू तय की जाती है
कि एक करेंसी की कितनी डिमांड है। अब लोग ये सोचेंगे कि भाई अगर अगर आज अमेरिकी डॉलर, हमने शुरुआत करी इसी बात से कि डॉलर महंगा हो गया है, भारतीय रुपया गिर गया है, हाँ, तो ये कैसे 77 रुपए या 76 रुपए 77 रुपए हो गया एकदम से, भला हुआ क्या? हम तो अपने घर बैठे हैं, हम तो अपना रुपया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होता होता क्या है कि जब किसी देश से किसी दूसरे देश की करेंसी जो वहां पर निवेश की हुई होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। अभी जैसे मैंने बात करा कि FII यहाँ से पैसा निकालते हैं और निरंतर निकाल रहे हैं, और हमारा जो हम ऑयल खरीदते हैं 85% हमारा ऑयल बाहर से आता है। हमारा जो ऑयल का साल का बिल है इंपोर्ट का, वो $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और अभी हाल की प्राइस पे लूं तो कहीं $150 बिलियन भी शायद पहुंच सकता है। अच्छा, तो हमको वो पैसा देना पड़ता है। तो जब हम पैसा देते हैं तो हमको डॉलर में देना पड़ता है। तो जब अच्छा, डॉलर की हम मांग ऑयल यहाँ पर- डॉलर में खरीदते हैं जिस भी देश से खरीदते हैं। जी, डॉलर में खरीदा। तो जब इनफैक्ट रशिया को और चाइना को ये भी एतराज है कि साहब डॉलर में क्यों डीलिंग होती है, हमारे देश की करेंसी में क्यों नहीं डीलिंग होती है। हाँ, क्योंकि तो जब बेचता आप- तो रूस भी है, तो रूस कहेगा कि भाई हमें हमारी वापस दो। जी, पर अमेरिकन डॉलर जो है नितिन, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो उसकी करेंसी एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी बनी हुई है। इस समय आप देखिए कहीं भी इंटरनेशनल डीलिंग होगी, उसका मापदंड डॉलर से किया जाता है। तो US इसलिए डॉलर। जैसे जी, हाँ, जैसे आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो ज्यादातर आप देखिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है, जबकि कहीं पर चाइनीज बोली जाती है, कहीं पर फ्रेंच बोली जाती है, कहीं पर जर्मन, पर फिर भी एक जैसे अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है, ऐसी अंतरराष्ट्रीय करेंसी डॉलर को माना जाता है। तो जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो आप देखते हैं कि डॉलर मजबूत होना शुरू हो जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। तो डिमांड और सप्लाई, जैसे किसी गुड्स की, कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो डिटरमिन होती है डिमांड और सप्लाई से, मांग से और उसकी पूर्ति से। तो जब डिमांड बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। जब डिमांड घटती है तो आरबीआई क्या करता है ऐसे में, अभी हमने देखा जब डॉलर 77 रुपए पहुंच गया था तो आरबीआई ने तुरंत, क्योंकि आरबीआई के पास $630 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उसने फौरन आके, उसको हम करेंसी स्वैप कहते हैं, उसने करेंसी स्वैप किया। उसने बहुत सारा डॉलर जो था वो मार्केट में फेंक दिया और रुपया एब्जॉर्ब कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि डॉलर की, क्योंकि डिमांड सप्लाई कंट्रोल हो गई, तो उससे क्या हुआ, डॉलर की प्राइस थोड़ा नीचे आ गई। अगर आरबीआई ना इंटरवीन करता तो आज आपको डॉलर ये 80 रुपए तक दिखाई देना था, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स और ज्यादा महंगे हो जाते। तो कुल मिला के हम देखें तो करेंसी की वैल्यू एक दूसरे से जब ट्रेड की जाती है तो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वो करेंसी मजबूत हो जाती है, जिसकी डिमांड कम होती है वो करेंसी कमजोर हो जाती है। जी। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे ग्लोबली महंगाई बढ़ गई और हमें जी। बहुत सारा सामान खरीदना है बाहर के देशों जी। से, और वो कह रहे हैं भाई हम तो US डॉलर में ही देंगे आपसे, आप हमें जी। पैसा US डॉलर में दो और हम जी। आपको सामान देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें वो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पहले जो चीज एक डॉलर में आती थी, अब मान लीजिए 2 में आ रही है, तो सामान तो हमें उतना ही लेना है, तो हम अचानक बिल्कुल से डॉलर ज्यादा खर्चने लगेंगे। बिल्कुल। जो महंगाई, जो बार बार अभी महंगाई की बात की जा रही है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। एक तो महंगाई बढ़ेगी कि आपको कच्चा तेल आपको महंगा मिलेगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, दो कारणों से महंगाई बढ़ेगी। तो एक तो ये हो गया कि भाई आपको जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उसकी जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, लोगों को पास ऑन कर दिया जाता है, सामान फ्रेट का रेट बढ़ जाता है, तो उससे महंगाई बढ़ती है। दूसरा महंगाई का रीजन ये है कि डॉलर खुद ब खुद महंगा हो गया। तो डॉलर के खुद ब खुद महंगा होने का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं अब आपको वो महंगा मिल रहा है, मतलब उसके बदले में हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, सामान उतना ही आ रहा है। आपने जो अभी एग्जांपल लिया, ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो वो इंपोर्ट से रिलेटेड जितना भी सामान इंडिया में इस्तेमाल होता है वो सब का सब आपको महंगा होता दिखेगा। तो दो कारण महंगाई के होंगे, एक आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और एक आपका पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से बाकी चीजों पर महंगाई आएगी। तो इस वजह से कहते हैं कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो लोग सोचते हैं भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, डॉलर वहां का है, हमें क्या लेना देना, हमारी जेब पे क्या असर पड़ता है। पर बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि डॉलर के मजबूत होने का मतलब आपकी जेब हल्का होना भी है। अच्छा, अभी मैं कुछ साल पहले पढ़ रहा था कि ईरान तैयार हो गया था कि भारत हमसे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कर रहा है वो रुपये में कर ले, भारतीय रुपया वो लेने को राजी हो गया था। तो जब कोई हमसे इस मामले में तैयार हो जाए कि आप हमें ना इंडियन रुपया दे देना, तो क्या हम ये माने कि हमारी करेंसी मजबूत हो रही है? कुछ हद तक नितिन फर्क पड़ता है। आपने जिस ईरान और इंडिया के डील का एग्जाम्पल लिया तो वो केवल ईरान और इंडिया के बीच में है। मैं आपको एक और रीसेंट एग्जांपल देता हूं जो आपने बात बोली। अभी जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे तो भारत का करीब 3700 करोड़ रुपया भारतीय एक्सपोर्टर्स का रशिया में फंस गया।
क्योंकि रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया। अब स्विफ्ट का बहुत पूरी तरह से नहीं निकाला पर काफी हद तक निकाल दिया, प्लस डॉलर पे सैंक्शंस लग गई, तो अब आप रशिया से पेमेंट डॉलर में तो मंगवा नहीं सकते हैं। तो भारत सरकार ने ऐसा बैंक ढूंढा है, बल्कि अभी भी इस पे बातचीत चल रही है, जो कि स्विफ्ट का मेंबर नहीं है। स्विफ्ट में करीब 11,000 मेंबर्स हैं बैंक्स उसके, कि हम उस बैंक से डील करें जिससे कि रूबल और रुपए में ये डील हो सके। हम कम से कम जो पैसा बकाया है वो रूबल में ही आ जाए, हम उसको रूबल में ही रख लेंगे डॉलर में। हालांकि उसमें नुकसान ये होता है कि मान लीजिए ईरान ने अगर हमसे रुपया ले लिया तो ईरान उस रुपए का करेगा क्या, क्योंकि ईरान उस रुपए को, रुपया इंटरनेशनल करेंसी तो है नहीं, सब देश तो उसको मानते नहीं है, तो वो रुपया उसके पास फंसा रहेगा। कल को वो भारत से ही कुछ खरीदने में उस रुपए का प्रयोग करेगा। जबकि अगर ये डॉलर होता तो डॉलर तो आप कहीं भी, कुछ भी, कभी भी, कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो ये फर्क होता है। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता नितिन, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, रुपया थोड़ा मजबूत होता दिखेगा, पर जो डॉलर के मुकाबले मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिलते ईरान और इंडिया डील से, या रूबल और इंडिया डील से। और एक और चीज मैं पूछ रहा था, अभी आपने ना कहा कि युआन धीरे धीरे दुनिया में चर्चित होने लगा है। तो सर, जैसे युआन है, मतलब चीन का कहीं बिजनेस चल रहा है किसी और देश से, और वो मान लेता है कि भाई चीन को डॉलर देने की जरूरत नहीं, हमें आप युआन दे दो, तो ये भी दिखाता है कि उस देश की हनक, उस देश की ताकत दुनिया में बढ़ रही है। क्योंकि जो देश इस बात के लिए तैयार हो गया चीन के साथ कि आप हमें युआन दे दो, तो मानकर चल रहा है कि चीन कहीं नहीं जाने वाला है, और चीन से ही हम सामान खरीद भी लेंगे कल परसों। चीन में पर्याप्त वो माल मिल जाएगा हमको जो हमें कल चाहिए होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। और अगर मैंने जब अभी युआन की बात करी थी तो मैंने उसके साथ में एक बात और बोली थी कि चाइना का और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर, इकोनॉमिक वॉर चलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि चाइना को लगता है कि क्यों अमेरिका की करेंसी ही दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी, अगर हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, अगर हम 15-16 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं, तो हमारी करेंसी युआन क्यों नहीं इंटरनेशनल करेंसी बनती। इस बात को लेके चाइना के मन में बहुत रोष है। इसीलिए चाइना अब ज्यादा से ज्यादा देशों से कोशिश कर रहा है युआन को इंटरनेशनल बनाने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो करेंसी की मान्यता दुनिया में बढ़ती जाती है, आपने जब शुरू में पूछा था कि करेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि वो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है, कि दुनिया में कितना रुतबा है। अगर मैं बोलूं कितना रुतबा है, तो जैसे जैसे रुतबा किसी देश का बढ़ता है, उसकी करेंसी और ज्यादा प्रचलित हो जाती है, उसकी करेंसी में लेन देन शुरू हो जाता है। उसकी करेंसी में अभी आपने देखा कि जब ब्रिटिश पाउंड में ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोप से निकाला, ब्रेक्सिट जिसको हम कहते हैं जी, तो हमने देखा कि जो ब्रिटिश पाउंड था उसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर में, कम लोग जानते हैं, कम हो गई। और ये कैसे पता लगा? क्योंकि एक टर्म यूज होता था अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जिसको हम बोलते थे लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसके आधार पर दुनिया भर के इंटरेस्ट रेट तय किए जाते थे। तो जैसे ही यूके ने अपने आप को यूरोप से निकाला, ब्रेक्सिट कंप्लीट हुआ, तो लाइबोर को एज ए पैरामीटर ड्रॉप कर दिया गया कि अब हम लाइबोर से नहीं चलेंगे। अब तो ब्रिटेन को इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल नहीं रहा, क्योंकि वो तो अलग थलग सा पड़ गया है। तो देखिए ये करेंसी की स्ट्रेंथ वहीं कम होनी शुरू हो गई। हालांकि भारतीय रुपए में अभी भी 100 रुपए से ऊपर का है, पर अब उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। जब यूरोप का हिस्सा था ब्रिटेन तब ज्यादा था। जी अच्छा, मैंने देखा कि आप युआन की ही बात कर रहे थे। कुछ वक्त पहले खबर आई कि चाइना ने अपनी करेंसी को ही जो है वो कमजोर कर दिया था। ऐसा भी होता है कई बार, क्यों होता है ऐसा? जी हाँ, देखिए ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि करेंसी गिरने का असर। आपने अच्छा किया जिक्र करा, क्योंकि ये जिक्र जरूर आना चाहिए कि करेंसी जब हमारी कमजोर होती है, तो जहां हमने इसके नुकसान की बात करी, महंगाई की बात करी, हमने कच्चे तेल पे हमारा बिल बढ़ने की बात करी, इसका कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है। फायदा कैसे हो जाता है कि आपकी करेंसी जब डी वैल्यू हो जाती है, मतलब जब गिरती है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, अब मुझे 100 रुपए के बदले में डॉलर आने चाहिए। इतने में क्या हुआ कि मेरा जो रुपया था वो 150 रुपए हो गया $1 की बजाय। तो अब मुझे जो पैसा आएगा वहां से डॉलर तो उतने ही आएंगे जितने आने थे, पर जब मैं उस डॉलर को यहाँ पर भुनाऊंगा तो मुझे 100 के बजाय 150 रुपए मिल जाएंगे। मुझे 50 रुपए का अपने आप ही फायदा हो गया, अपनी ही करेंसी कमजोर होने का फायदा मुझे ही हुआ। जी बिल्कुल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फायदा होता है इसमें। एक्सपोर्टर्स हैं। अच्छा, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री होती है, जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे होते हैं, उनको फायदा हो जाता है, क्योंकि वो आके यहाँ, उनको पता लगता है सस्ते में घूम लेते हैं। 10,000 रुपए में रहते थे, आज हम 7,000 रुपए में रह लेंगे।
और जो लोग बाहर विदेश में काम कर रहे होते हैं उनको फायदा हो जाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी $5,000 फिक्स हुई अमेरिका में, सही। तो उसको पता लगा कि अब तो मेरे को सैलरी ये ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब मैं भारत में पैसा लाऊंगा तो मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कुछ हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ को डीवैल्यूएशन ऑफ, तो चाइना ने यही चालाकी करी जिसकी आप बात करें, उसने युआन को डीवैल्यू कर दिया, जिससे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना से और बढ़े। तो एक्सपोर्ट को, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिल जाता है, तो उन्होंने अपनी करेंसी, तो कई बार कंट्रीज जानबूझ के अपनी करेंसी को, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डीवैल्यू कर देती हैं, जिससे कि उनका एक ग्रोथ इंजन खड़ा हो जाता है एक्सपोर्टर। और चाइना हम जानते हैं कि बेसिकली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जैसे भारत एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, ऐसे ही चाइना एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। तो चाइना को ऐसे में डीवैल्यू करने में फायदा हुआ, और उसने देखा कि जो उसके एक्सपोर्टर्स थे उसको रियलाइजेशन उनकी बढ़ गई, उनका प्रॉफिट बन गया, उनकी सेल बढ़ गई। ये कारण होता है कि क्यों कोई देश अपनी अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है। हाँ, लेकिन इससे कई दूसरे देशों को परेशानी भी होती है। मैंने देखा अमेरिका ने काफी आपत्ति जताई और ये कहा भी था उस वक्त कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए था। तो तब हमारे मन में सवाल उठा कि कोई अपने रुपये के साथ या दिनार के साथ, युआन के साथ चाहे जो करे, किसी डॉलर वाले देश को फर्क क्यों पड़ना चाहिए? वो डॉलर वाले देश को इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि देखिए, बात अमेरिका और चाइना की हो रही है, तो उनकी आपस में बहुत कंपटीशन चलता है। और चाइना ने बहुत पिछले 30-40 साल का इतिहास देखे तो बहुत बड़ी तरक्की करी है। एक जमाने में भारत से पीछे होता था वो, आज वो दुनिया की 15-16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया है। भारत अभी भी $3 ट्रिलियन पे, अमेरिका 22-23 ट्रिलियन डॉलर पे है। तो अमेरिका के बहुत नजदीक पहुंचता जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले शायद 7-8 साल में चाइना अमेरिका को ओवरटेक कर जाए। तो अमेरिका को इस बात से बहुत चिंता है। उनको ये लगता है कि अगर चाइना अपनी करेंसी को बार बार डीवैल्यू करेगा तो वहां के एक्सपोर्टर्स और ज्यादा सामान हमारे यहाँ पर डंप करेंगे जी। और यही नहीं, बाकी देशों में भी डंप करेंगे। उससे अमेरिका का जो वर्चस्व है, जिसको हिंदी में वर्चस्व कहते हैं, वो कम होता जाएगा। हमने देखा कि चाइना ने अफ्रीका के देशों में जाके धड़ाधड़ लोन बांटे, और लोन बांट के वहां की जमीनों पर कब्जा किया, वहां के एयरपोर्ट्स पर कब्जा किया। तो अमेरिका मानता था कि हम अकेले सुपर पावर हैं, हमारे टक्कर में तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। और ये आर्थिक दृष्टि से जब से चाइना ने खड़ा होना शुरू किया तो अमेरिका की रातों की नींद हराम होनी शुरू हो गई। तो इसके पीछे आपस में थोड़ी ईर्ष्या द्वेष भी है, अपने वर्चस्व को लेके चिंता भी है कि वे हमारा वर्चस्व समाप्त ना हो जाए अगर चाइना धीरे धीरे इसी तरीके से दुनिया भर में फैलता गया। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी उसमें हमने सुना कि अचानक से वो इतनी गिर गई, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वहां 1-1 लाख जिम्बाब्वेन डॉलर था शायद, उसमें आपको खाने की ब्रेड मिलती थी जी। तो कोई करेंसी इतनी कमजोर किस स्थिति में हो जाती है कि उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, और मतलब लोग जेबों में भर के, ब्रीफकेस में भर के सामान ले जाते, करेंसी ले जाते थे और अपना ग्रोसरी का सामान लाते थे। जी हाँ, हमारे एक मिलने वाले थे जिम्बाब्वे में, और हमें याद है बहुत साल पहले यहाँ से गए थे, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें ये सच बात बताई कि मैं एक ऑटो साइज के व्हीकल में नोट भर के ले गया और एक थैले में भर के सामान लाया, जो कि थैला मेरे हाथ में था। तो वापस आने के लिए मुझे ऑटो नहीं करना पड़ा, जाने के लिए मुझे करना पड़ा, क्योंकि नोट इतने सारे थे। जी हाँ, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं नितिन। हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब आपकी इन्फ्लेशन 10-20% नहीं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1,00,000% बढ़ जाती है। वो कंट्रोल से बाहर की स्थिति हो जाती है, उसमें आपकी करेंसी धीरे धीरे करके जीरो हो जाती है। देखिए, मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं जो करेंसी को ऊपर नीचे करते हैं। अगर लोग इसको समझना चाहें, पहले आपके देश में इंटरेस्ट रेट्स क्या, आपने देखा कि जिस दिन यूक्रेन पर हमला किया रशिया ने, उसने तुरंत उसकी करेंसी 30% गिर गई रूबल, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी हो गई, और उसके इंटरेस्ट रेट जो 9.5% थे वो बढ़ के 20% हो गए। उन्होंने सीधा, मेरे पास एक साहब आए, कहते हैं यार हमारी एफडी करा दो रशिया में। मजाक की बात थी, मैंने कहा यार मरोगे, पैसा निकालना नहीं किया अपना वहां पर। तो 20 पर इंटरेस्ट रेट्स एक फैक्टर है। अच्छा, पब्लिक डेट उस कंट्री की कितनी है, इस पे भी उसकी करेंसी फ्लक्चुएट करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। उसकी आर्थिक सेहत कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, उसका करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, उसमें कितनी स्पेकुलेशन हो रही है करेंसी में। अच्छा, सरकार, जैसे मैंने भी आरबीआई का एग्जांपल दिया, सरकार कितना दखल देती है, इस पे निर्भर करता है। जियोपॉलिटिकल रीजंस पे डिपेंड करता है कि क्या कहीं लड़ाई छिड़ गई है, लड़ाई बढ़ने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है, इस पे डिपेंड करता है। और अभी हमने डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन की बात करी, तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है,
वहां पर इन्फ्लेशन इतना हो जाता है कि हम बोरों में भर के नोट ले जाते हैं और जेब में भर के सामान खरीद के लाते हैं, तो वहां की करेंसी फेल हो जाती है। आपने जिस जिम्बाब्वे का भी एग्जाम्पल लिया, अल्टीमेटली उनको क्योंकि इतनी करेंसी हो गई थी कि 10-10 लाख रुपए की, 10-10 लाख जिम्बाब्वियन डॉलर की एक ब्रेड आ रही थी, तो उनको फाइनली उनको यूएस डॉलर को वहां पर प्रचलित एक्सेप्ट करना पड़ा। जी हाँ, उसको संभालने के लिए, वरना तो इतने नोट छापने के लिए ही जगह ही नहीं थी और लोग लेके कैसे जाते। जी, वो हो रहा था। अच्छा, अब ये है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो, जैसे जी, अभी हम देख रहे थे कि भाई हो रहा है, रूस में है, यूक्रेन में है, जी। तो हमारी करेंसी पर असर क्यों पड़ना चाहिए? ये अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि हमारी पे इसलिए पड़ रहा है कि मेरा सवाल था कि हम क्योंकि यूक्रेन और रूस से बहुत डील करते हैं, हो सकता है किसी श्रीलंका या मलेशिया, मतलब कोई और ऐसी कंट्री जो इन दो से डील ना करती हो, उसकी जी, करेंसी पर फर्क कम पड़ता है या बिल्कुल नहीं पड़ता, ऐसा है क्या? देखिए इसमें दो बातें हैं नितिन। पहली बात तो ये हमको समझनी पड़ेगी कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है, एक गांव है, बड़ा गांव, गोल गोल गांव जो कि घूमता रहता है। तो हम्म। कोई भी देश किसी से अब अछूता नहीं है। पहले वाली ये दुनिया नहीं है कि साहब वो तो कहाँ 10,000 किलोमीटर दूर, हम यहाँ बैठे हैं, वो वहां बैठे हैं, हमें क्या लेना देना। वो जमाना अब नहीं है। तो दुनिया आपस में गुत्थी हुई है। हम्म। एक तो कारण ये है, तो एक का असर दूसरे पे होता है। पर अगर हम उसके गहराई में जाएं, डीप डाइव करें, तो आपने जैसे भारत की बात करी कि रशिया यूक्रेन में, हम यूक्रेन से एडिबल ऑयल लेते हैं, वहां से हाँ। फर्टिलाइजर्स आते हैं, उनको हम फार्मास्यूटिकल सप्लाई करते हैं। रशिया से हम कुछ हद तक तेल भी लेते हैं। रशिया से और भी हमारे डिफेंस का बहुत बड़ा रशिया से पैक्ट है। हमारे डिफेंस सेक्टर के इनपुट्स वहां से आते हैं, पुर्जे आते हैं, रेडीमेड सामान वहां से आता है। तो जब वहां पर लड़ाई छिड़ी उनकी करेंसी से, जैसा मैंने कहा कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, तो जैसे ही मेन तो कच्चे तेल की वजह से यहाँ डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ गए और उसका कारण रशिया यूक्रेन क्राइसिस ही था। तो कच्चे तेल के प्राइस बढ़ने से और उसके प्राइस बढ़ने से डॉलर रुपए की कीमत गिरने से ये आपको फर्क दिखाई दिया। पर यह भी सच है कि हम जिन देशों से डील कर रहे हैं, उन देशों से हम वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो हमको डिस्टर्बेंस फील होती है। ये भी कुछ हद तक सच है कि जो जिन देशों को उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनका एक्सपोर्ट है, ना उनका इंपोर्ट है, ना वहां से ज्यादा लोग या बिजनेस करते, ना हम वहां बिजनेस करते, तब आपको ये असर कम दिखाई देता है। पर फिर भी अगर डॉलर की मूवमेंट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में होगी, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों पर भी उसका कहीं ना कहीं आपको असर दिखाई देगा, क्योंकि इंपोर्ट तो वो भी करते हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया में इस टाइम नितिन जो कि कहीं से कुछ भी इंपोर्ट ना करता हो, मतलब हर चीज उसके यहाँ खुद ही बनती है। ऐसा दुनिया में कोई भी देश नहीं है। तो अगर आपका कोई भी वास्ता है किसी से, तो आपको उस वास्ते का असर झेलना ही पड़ेगा। ओके। और मतलब ये है कि वो असर अल्टीमेटली तो हमारी आपकी जेब पर ही पड़ना है, क्योंकि हमें ही खरीदना है। मतलब एंड कंज्यूमर कौन है? आखिर में तो सामान हमारे घर में ही आना है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पास जब जब 24 फरवरी को रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो यहाँ से करीब 4-5 हजार किलोमीटर दूर होगा नितिन, अगर मैं ठीक अंदाजा लगा रहा हूँ डिस्टेंस का। हाँ। तो मुझे मुझे किसी ने आके कहा साहब इतनी दूर लड़ाई हो रही है। मुझे याद है मैं आपके रेडियो पे जुड़ा था उस टाइम, तो मैंने एक हम्म। पुराना फिल्मी गाना आगे कोई सुना रहा था कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, तो इसमें हमें क्या लेना देना। तो मैंने कहा था देखिए दो रेपरकशन है। एक तो ये कि अगर ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है या ये न्यूक्लियर बन जाता है, तो ये बहुत घातक होगा हमारी आपकी जान माल के लिए। पहला असर ये। पर क्योंकि हम बहुत दूर है वहां से, तो इसके चांस हम ना के बराबर लेते हैं। दूर, मैंने कहा जो असर पक्का होगा वो आपको आर्थिक रूप से होगा। ये बात मैं कर रहा हूं जब 24 फरवरी 25 फरवरी को शुरू ही हुआ था, अभी मामला स्टार्ट हुआ था। और आज देखिए हम 2 हफ्ते से ज्यादा उस डेट से दूर आ गए हैं और हमें उसका असर देखना शुरू कर रहा है। और अगर आप वित्त मंत्रालय के पावर कॉरिडोर्स में जाएं, तो वहां पर रोज आना नितिन मीटिंग चल रही है कि कैसे इस आर्थिक संकट को संभाला जाए। क्योंकि आपका जब इंपोर्ट बिल 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा, तो सरकार का जो बैलेंस शीट है, जो 70-75 डॉलर पे सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में एस्टिमेट लेके चले थे, ये तो हाँ। 70-75 डॉलर से जी। बहुत दूर निकल गया। तो उनका तो सारा बजट ही बिगड़ गया। तो सरकार का बजट बिगड़ने का मतलब है नितिन हमारा बजट बिगड़ना। फौरन नहीं तो 10-15 दिन, महीने, 2 महीने में आपको आपकी जेब पर धीरे धीरे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिकलिंग इफेक्ट, आपको दिखाई। और देख रहे हैं हम सामान, आप बाजार जाइए सामान लेने। हालांकि अब लोग तो क्या करते हैं, कुछ लोग तो इस आड़ में, अरे भैया एक आदमी सामान दुकान पे किसी जनरल स्टोर पे लेने गया, उससे पूछा भैया क्या भाव है, पिछली बार तो तुमने 50 रुपए किलो दिया था, अब 60 रुपए किलो। कहता था वो रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है ना, इसलिए महंगा हो गया। हालांकि उस सामान का कोई लेना देना नहीं था। तो कुछ लोग इस सिचुएशन का भी फायदा उठाते हैं
और कुछ सामान वाकई में बहुत महंगा। अब अमेरिका की जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए नितिन, कल रात को ही आए हैं, 7.9% इन्फ्लेशन आई है। अमेरिकन के लिए 40-50 साल में इतनी महंगाई उन्होंने कभी देखी ही नहीं। और वहां पर गेहूं की शॉर्टेज हो गई। हमारे यहाँ तो थैंकफुली हम गेहूं में सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे यहाँ तो बफर स्टॉक रहता है। पर आप सोचिए कि जो लोग बेचारे इंपोर्ट करते थे वहां से, रशिया से, यूक्रेन से, उनकी क्या हालत हो रही होगी। वहां से तो सामान आना बंद हो गया है। तो सही बात है। और किसी लग्जरी वाले सामान पर तो आप काबू पा भी लें कि चलो नहीं यूज करते, लेकिन गेहूं, खाद्यान्न के मामले में कैसे समझौता होगा। बिल्कुल ये, और तो इसलिए किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि इतनी दूर लड़ाई हो रही है तो हम पे क्या असर होगा। और जितनी ये लंबी लड़ाई चलेगी नितिन, ये भी मैं आपको बता दूं कि हर बीतता हुआ दिन इस लड़ाई का आपको आर्थिक रूप से कमर कस लेनी चाहिए। आपको ये हर्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपका बजट देखेंगे। और अभी तो इंतजार करिए। ये लोग तो बड़े अटकलें लगा रहे हैं पेट्रोल डीजल पे, लोग बेट्स लगा रहे हैं आपस में। बताइए 50 पैसे बढ़ेगा कि 5 रुपए बढ़ेगा, 15 पैसे बढ़ेगा कि ₹1.25 बढ़ेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की, और जैसे ही ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू होंगी, आप देखेंगे सारा सामान फिर से एक बार महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो बॉस, जंग हो या करेंसी का टूटना, दोनों हमारे लिए ही परेशानी का सबब है। तो परेशान होना तो बनता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आखिर में इस मामले में कि पूरी दुनिया की एक करेंसी क्यों नहीं हो सकती? अगर सारी दुनिया एक हो जाए, अब मैं आपके सवाल का मैं नितिन अगर सीधा सीधा जवाब दूं, और इसको मैं एक उदाहरण लेके जवाब दूं, तो आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन बना था आज से कुछ दशक पहले, याद है आपको? बिल्कुल। और तब फ्रांस की, जर्मनी में डॉइश मार्क चलता था, फ्रांस में फ्रेंच फ्रैंक चलता था, फ्रैंक चलता था। और आज भी यूरोपियन यूनियन में हालांकि बहुत सारे देश हैं, पर अभी भी वो करेंसी के मामले में एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाए। आप अगर स्विट्जरलैंड जाएंगे, जबकि स्विट्जरलैंड ईयू का हिस्सा है, तो उन्होंने अपना वीजा और अपनी करेंसी अभी भी अलग। आप स्विट्जरलैंड जाएं तो वहां स्विस फ्रैंक चलता है, वो यूरो नहीं चलेगा। जबकि बाकी के यूरोप में यूरो काम करता है। और ब्रिटेन आप देखिए कि यूरोप का हिस्सा था, अभी हाल में ही ब्रेक्सिट हुआ है, उससे पहले तो यूरोप का हिस्सा था, पर उन्होंने अपनी करेंसी ब्रिटिश पाउंड बना रखी थी। तो हर कंट्री का अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, हर कंट्री का अपना अपना सोचने का तरीका है। अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को लगता था कि हमने पूरी दुनिया पे 70 देशों पे एक जमाने में राज किया है, तो हमारी करेंसी तो भाई अलग होनी चाहिए। अमेरिका को लगता है भाई हम तो दुनिया की सुपर पावर हैं, हम भला बाकी की देशों की करेंसी, भला नेपाल की करेंसी और डॉलर की करेंसी एक क्यों, हमारी करेंसी तो दुनिया में अलग दिखनी चाहिए। बहुत सारे कारण होते हैं नितिन की एक करेंसी तो नहीं हो सकती, इसलिए यूटोपिया लगता है कि कभी हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कभी हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो शरद जी से हमने बहुत सारे सवाल करेंसी के बारे में पूछे। यदि आपका भी कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। अच्छा शरद जी, एक सवाल आया है मुकेश कुमार का, मोतिहारी बिहार से। और वैसे तो हमने पूरा मनी मैनेजर किया है उस पर, लेकिन फिर भी यदि आप संक्षेप में जवाब दे पाए तो इनके लिए बेहतर होगा। ये जानना चाह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। और ये लिखते हैं कि मैंने क्रिप्टो में पैसा लगाया है, लेकिन आरबीआई और सरकार के बयान वक्त वक्त पर कंफ्यूज करते हैं। कभी लगता है सब ठीक है, कभी लगता है कि अब तो डूब ही गया। तो हमें बताइए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है? मुकेश कुमार मोतिहारी से। क्या नाम बताया इनका? मुकेश कुमार मोतिहारी से। मुकेश कुमार जी, आपके सवाल में ही देखा जाए तो जवाब छुपा है। कहाँ छुपा है? आपने कहा कि कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कभी कोई खबर आती है, कभी, बस यही क्रिप्टो का खेल है। ये खाली खबरों पे चलता है। इसमें कोई एक, हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इसकी कोई सब्सटैंशिएटेड वैल्यू नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये बस खबर अच्छी आई तो ऊपर की तरफ, खबर नीचे आई तो नीचे की तरफ। मुझे लगता है मुकेश कुमार जी, क्योंकि आप रेडियो आज तक के नियमित श्रोता हैं, तो हम आपके हितैषी भी हैं, आपके वेल विशर भी बाय डिफॉल्ट। नितिन ठीक कह रहा हूँ, हम इनके वेल विशर बन जाते हैं एकदम जी। बिल्कुल। तो एक वेल विशर होने के नाते मैं आपको दिल से सलाह दूंगा कि आपको जब भी मौका मिले आप इसमें से साहब निकल जाइए, और निकल के बहुत सारे और निवेश के संसाधन हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको मनी मैनेजर में समय समय पर बताए जाते हैं। स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स की आज हमने चर्चा करी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, डेट फंड्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। वहां पर पैसा लगाइए, ये बहुत रिस्की एसेट है। और अभी भारत में आपके बोलने से याद आया जी, भारत में तो अभी ये रिकॉग्नाइज भी नहीं है। तो ऐसी चीज में मुकेश कुमार जी पैसा लगाएं जहां पर अभी मान्यता भी पूरी नहीं है,
तो मैं समझता हूं कि मैं और ये भी मान के चल रहा हूं नितिन के मुकेश कुमार जी की खून पसीने की कमाई है, तो बिल्कुल खून पसीने की कमाई को तो सेफ जगह लगाना मैं ये मानता हूं ज्यादा अच्छा है। तो मुकेश भाई, क्रिप्टो का कहीं कोई गांव नहीं बसा है, ना कोई शहर है, पता नहीं कौन चला रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ऐसी जगह निवेश कीजिए जिसके हाथ पांव दिखते हो, शरीर हो उसका, पता चले, छू सके आप जाकर कोई। बिल्कुल। हाँ, मतलब जब तक उसके पीछे एक सिस्टम नहीं है, आप कैसे भरोसा करेंगे? ये तो लॉटरी जैसा है, लग गई, नहीं लगी। बिल्कुल नितिन, मुझे याद है आप ही के एक शो में हमारी आपकी बातचीत हुई थी कि सबसे बड़ा क्रिप्टो कौन सा है? बिटकॉइन है, माई बाप है सबका, सारे क्रिप्टो करेंसीज का। आप मुझे बता दीजिए कि उसका फाउंडर कौन है? कोई मुझे जवाब देगा साहब सातोशी नाकामोटो है। मुझे जरा सातोशी नाकामोटो की आप फोटो लाके दिखा दीजिए कहीं से। सही बात। कहीं उनका जन्म स्थान बता दीजिए, उनकी नेशनैलिटी बता दीजिए। कुछ नहीं पता इस नाम का व्यक्ति है, नहीं है, कभी पैदा हुआ कि ये वैसे ही किसी ने नाम बना लिया। तो साहब जिसका माई बाप का ही नहीं पता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस नाम का कोई गांव ही नहीं है, तो जिस नाम का गांव ही नहीं है वहां पर शहर, वहां पर जाके घर क्या बनाना? बिल्कुल। तो भैया, अगर आपका रुपया पैसा ऐसा है जिसे आप खोना नहीं चाहते एकदम जड़ मूल से, तो ऐसी जगह निवेश कीजिए जिसके पीछे कोई ताकत खड़ी हो, जिसके बारे में आपको मालूम हो, जिसके उठने या गिरने का गणित थोड़ा सा स्पष्ट हो। अच्छा, इसके अलावा यदि कोई चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें जानना है, तो प्लीज गूगल पर जाइए, मनी मैनेजर आज तक रेडियो डालिए, और कुछ एपिसोड आपको क्रिप्टो पर मिल जाएंगे, उन्हें जरूर सुनिएगा। इसके अलावा हम जियो सावन, स्पॉटिफाई वगैरह पर भी हैं, वहां पर भी आप इसे सुन सकते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं शरद जी, क्लोजिंग बेल। तो बताइए फिर अगले हफ्ते क्या होने वाला है जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए? होने तो बहुत कुछ वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। अब तो हर रोज कोई ना कोई घटना घटती है, और मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा इवेंट आने वाले हफ्ते में है, होली तो अभी दूर है, तो होली की मुबारकबाद तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते भी दी जा सकती है। हाँ। पर FOMC जो अमेरिकन फेड है, उसकी 14 और 15 तारीख को मीटिंग है, जिसमें अब फिर यही बात आती है कि अमेरिका में मीटिंग, यार हमें क्या लेना देना, वहां इतनी दूर वहां मीटिंग हो रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका छींकता है, जुकाम लग जाता है दुनिया को, इतनी बड़ी वो सुपर पावर है इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टि से कम से कम। तो इसलिए उनकी फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स पर, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन 7.9 पहुंच गया है, हो सकता है वहां पर ब्याज रेट, इंटरेस्ट के रेट्स को बढ़ाने का, ब्याज की दरों को बढ़ाने का कोई निर्णय आए, जो कि सीधा सीधा हमारी स्टॉक मार्केट पर, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स पर, हमारी कैपिटल मार्केट्स पर असर करेगा। इसलिए उस पर बहुत क्लोजली नजर रखिए। और रशिया यूक्रेन की खबरें तो निकल के टीवी पे छाई हुई हैं। और एक चीज मत भूलिए, शपथ ग्रहण समारोह चारों स्टेट्स का, आपको मुख्यमंत्री होंगे, उनका भी मजा लीजिए, कैसे शपथ लेते हैं। खासकर पंजाब में एक कॉमेडियन चीफ मिनिस्टर बने हैं, देखें हमें वो कॉमेडी के रोल से निकल के मुख्यमंत्री का रोल तो क्या। कई जगह मजाक में कह भी रहे थे कि भारत के जेलेंस्की हैं ये, जेलेंस्की। बिल्कुल भारत के जेलेंस्की है, पर हम प्रार्थना ये करते हैं उनका जेलेंस्की वाला हाल ना हो। हाँ, बिल्कुल नहीं हो, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का मनी मैनेजर। करेंसी पर थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ इससे क्लैरिटी आई होगी कि रुपया बढ़ता कैसे है, चढ़ता कैसे, और जब टूटता है या गिरता है तो उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, गणित क्या है। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें सवाल भेजिएगा, शरद जी के पास लौटेंगे, उनसे जवाब लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। मेल करना है radio@aajtak.com पर, और व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। मुझे और शरद जी को इजाजत दीजिए। आज का मनी मैनेजर प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं अमृत रेगी। अगले शनिवार फिर लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आप भी सुझा सकते हैं उसी मेल आईडी, उसी नंबर पर। नितिन ठाकुर को इजाजत दें, अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए आज तक रेडियो। थैंक यू।